होता कैसे है, लेकिन सुखी होने की विधि है मानवीयतापूर्ण व्यवहार, प्रमाण, उसका समर्थन और उसका अनुसरण, है ना। तो सुखी होने की जो विधि है, हाँ, सेकंड लाइन, मानवीयतापूर्ण व्यवहार, उसको प्रमाणित करना, उसका समर्थन देना, उसका अनुसरण करना। और क्या है कि देखो, हर कर्म में, कोई भी हम कर्म करते हैं तो कर्ता, कार्य, कारण, प्रभाव और फल, ये उसमें समाया रहता है। तो कर्ता के बिना कार्य का पता नहीं चलेगा, है ना। मतलब कार्य होने के लिए कर्ता चाहिए, और कार्य होने के लिए कोई कारण चाहिए, और उस कारण के लिए कोई प्रभाव जो हम चाहते हैं वो, और उस प्रभाव के लिए कोई फल की कामना चाहिए अपने में, और उस फल की कोई आवश्यकता प्रतीत होगी तो कर्ता कुछ काम करता है ना। तो कारण क्या है? स्फुरण और प्रेरणा ही कारण है, और उसका प्रभाव क्या होता है? सम विषम या मध्यस्थ कुछ प्रभाव रहेगा। कोई भी हम काम को करेंगे, उसके मूल में जो चाहत फल की होगी, या तो पूर्ण फल के रूप में होगा या न्यून फल। तो पूर्ण फल, जब मैंने पहले भी चर्चा की थी, पूर्ण फल और न्यून फल को वही कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वो उपलब्धि हो जाए, है ना। तो पूर्ण फल आशय के अनुरूप उपलब्धि पूर्ण फल के रूप में है, और जैसा चाहा था वैसा उपलब्धि ना हो पाना, है ना, उसका मतलब न्यून फल है वो। जैसे पेज नंबर 83 पे लास्ट बट वन, मतलब नीचे से दूसरा पैराग्राफ, फल के दो ही भेद हैं, पूर्ण फल और न्यून फल। प्रत्येक क्रिया किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही की जाती है। क्रिया की प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम में आशय की पूर्ति होने पर पूर्ण फल, और आशय की पूर्ति नहीं हो, अपूर्ति होने पर न्यून फल, है ना। रह गया, शेष रह गया। और साधक, साध्य तथा साधन समुच्चय की औचित्यता एक साथ होती है, तब जाकर के पूर्ण फल आता है। तो साधक कौन है यहाँ पे? मानव, है ना। और साध्य क्या है? जागृति। और साधन क्या है? तन, मन और धन। तो तन, मन, धन और ही साधन है। इसका उचित साध्य के लिए, मतलब यदि जागृति के लगाते हैं तब जाके पूर्ण फल उपलब्ध होता है। ये जो न्यून फल का बच जाता है वो फिर प्रारब्ध बनता है क्या आगे? नहीं, प्रारब्ध में और क्या, इसीलिए काम करते रहते हैं। पूरा फल आया नहीं तब तक हमारे काम बना रहता है, हम चालू रहते हैं काम। जो बचा शेष रह गया, जो फल जो मिलना पूरा आना था, उसी के लिए क्रिया है, कर्म है। उसी को पूर्ण फल जब तक नहीं आएगा तब तक मैं क्रियाशील रहूंगा। मतलब जब तक जागृति नहीं आनी है तब तक श्रम का क्षोभ होता रहेगा, और आगे विश्राम के लिए तृषा बढ़ती रहेगी, है ना। तो मानव के द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि से जागृति होती है। माने मानवीयतापूर्ण जो कर्तव्य हैं उनको करने से जागृति, और जागृति होती है तो समृद्धि। और ये बहुत जबरदस्त अच्छा सूत्र है, इसको पढ़ेंगे तो मानवीयतापूर्ण बुद्धि द्वारा, नहीं, 84 पेज का पहली बुलेट, मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति नहीं होगी, और जागृति नहीं होगी तो समृद्धि नहीं होगी। जागृति के बिना समृद्धि नहीं है, समृद्धि के बिना समत्व नहीं है। समत्व का मतलब सर्वसुख। यदि हम समृद्ध नहीं है तो हम सर्वसुख के लिए काम नहीं कर सकते। ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि यदि मेरी परिवार की समृद्धि नहीं हुई तो अब सर्वसुख में कैसे काम करोगे आप? पहले तो समृद्धि को स्थापित करना पड़ेगा। समृद्धि का भाव नहीं है, यदि अपने पास से आवश्यकता से अधिक ही नहीं है तो सर्वसुख में कैसे नियोजित करेंगे अपने तन मन धन को? तो पहले तो परिवार में ही नियोजित करना। जागृति हो भी जाए तो पहले समृद्धि को परिवार में प्रमाणित करना होगा, उसके बाद ही हम सर्वसुख के लिए काम कर सकते हैं। और सर्वसुभ ही पूर्ण फल। पूर्ण फल क्या है? सर्वसुभ के बिना पूर्ण फल नहीं है। मतलब इससे ये भी निकल रहा है कि देखो, सर्वसुभ के अर्थ में ही पूर्ण फल है ना। क्योंकि मानव लक्ष्य बेसिकली सर्वसुभ है फाइनली।
अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। इसलिए पूर्ण फल यदि है तो वो सर्व शुभ है, और पूर्ण फल के बिना स्फुरण या प्रेरणा नहीं है। फिर स्फुरण माने स्वयं में जो जागृति के लिए प्रयास है, और प्रेरणा जो परस्परता में प्रेरणा है एक दूसरे से। और इसके बिना कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होती। और मानवीयतापूर्ण बुद्धि के द्वारा निश्चित कर्तव्य करने से ही सफलता और सुख है। मानवीयतापूर्ण बुद्धि द्वारा निश्चित कर्तव्य के परिपालन से ही मानव सफल एवं सुखी हुआ है। तो सफल किसमें है? माने परिवार में, समाज में ये सफलता है। परिवार, समाज और व्यवस्था को निभा देना कर्तव्यों को, और स्वयं में जो है वो सुख है। तो सफल और सुखी। हाँ, कर्तव्य निश्चित ही होते हैं, वो आगे आया हुआ है चैप्टर्स में, है ना, आगे अपन देखेंगे। तो कर्तव्य जो है, कर्तव्य की पूर्ति है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य निश्चित और सीमित है ना, और भोग रूपी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, या सुविधा संग्रह की पूर्ति नहीं है, क्योंकि वो अनिश्चित है और असीमित है, उसका कोई उसमें पूर्ति होती ही नहीं है। अच्छा, ये छोड़ो, शायद उसको ब्लैक से लिखना था क्या? अच्छा, लाइट बंद करेंगे तो शायद आएगा। नहीं नहीं, ये तो ब्लैक से लिखने से ज्यादा अच्छा है क्या? है? अच्छा अच्छा, स्क्रीन प्रोजेक्टर, हाँ अभी ठीक है। इस पे लिखा ही हुआ है, वैसे किताब को देख सकते हैं, मैं किताब का पेज नंबर। हम्म, तो चैप्टर 7 में फिर कह रहे हैं मानवीय व्यवहार। तो मानवीय व्यवहार दो तरह से है, लौकिक और पारलौकिक। एक्चुअली ये जो आया है, ये अध्यात्म में आया हुआ है एक्चुअली। लौकिक व्यवहार, पारलौकिक व्यवहार अपने लिए तो मैंने इतना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस शब्द से, क्योंकि लौकिक व्यवहार को कह रहे हैं जो विषय चतुष्टय के लिए किया जा रहा है। लौकिक व्यवहार जो आहार निद्रा भय प्रजनन के लिए किया जा रहा है, और पारलौकिक व्यवहार माने जो बेसिकली मानवीय व्यवहार है, या आत्मा अभिमुख है, या सहस्तित्व अभिमुख है, और मानव लक्ष्य के लिए किया जा रहा है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के लिए। फिर इधर बता रहे हैं, देखो लक्ष्य भेद से ही फिर प्रयास होगा। तो यदि हमारा लक्ष्य लोक के लिए काम करना है, या लोकेश के लिए, जागृति के लिए काम करना है, या विषय चतुष्टय के लिए, उसी के आधार पर हम जो लक्ष्य बनाएंगे। अभी भी ऐसा ही होता है, हम जो भी फैक्ट्रीज में लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, उसी के हिसाब से प्रयास करते हैं। इस बार कितना प्रॉफिट करना है, या बच्चे को इंजीनियरिंग में सिलेक्शन कराना है, नीट में कराना है, सीए कराना है, एमबीए कराना है, बाहर पढ़ने भेजना है ना। तो नॉर्मल में भी हम जिस तरह का लक्ष्य को निर्धारण कर लेते हैं, उसी तरह के लिए उसी ढंग से प्रयास होना शुरू होते हैं। और प्रयास जिस तरह से होते हैं, उसी के अर्थ में या तो प्रगति माने उसकी उपलब्धि होती है, प्रगति होती है, ह्रास होता है। तो लक्ष्य में दो भेद हैं, लोक और लोकेश, है ना। प्रयास के रूप में देखेंगे तो व्यष्टि के लिए कर रहे हैं या समष्टि के लिए कर रहे हैं। व्यष्टि के लिए माने स्वार्थ के अर्थ में है, या सब सर्व शुभ के अर्थ में है। उसी के आधार पर फल आएगा, है ना। न्यून फल, पूर्ण फल, जो फल आएगा उसका फिर प्रभाव होता है ना। और प्रभाव का अनुभव होता है कि कैसा रहा, अनुभव का फिर प्रतिभाव होता है। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन है, यदि आपने कुछ किया और उसका अच्छा अनुभव होता है, उससे फिर से जो साक्षात्कार होता है, उससे फिर करने का प्रतिभाव है, उस तो सहज है या असहज के रूप में है, उससे फिर स्वभाव है, और
उससे यथार्थ पता चलता है, न्याय धर्म सत्य पूर्ण चिंतन और चित्रण, जिससे एक भाव अपने में पैदा होता है ना, उससे फिर से लक्ष्य निर्धारण होता है। तो बेसिकली यदि इसको देखेंगे क्रियाओं में, तो ये परावर्तन प्रत्यावर्तन का लूप है। किसी लक्ष्य को लेके काम किया, है ना, एक फैक्ट्री के लिए बनाने के लिए, एक लोक वाला लेते हैं, एक फैक्ट्री के लिए एक हमने लक्ष्य बनाया, उसके लिए प्रयास किया, उसमें जो भी प्रगति हुई, सपोज फल पूर्ण, मतलब जो उद्देश्य किया था वो फल आ गया, उसका एक प्रभाव होता है, मैंने सक्सेसफुल हो गया, है ना। उसका एक इंद्रिय और इंद्रियातीत दो तरह के अनुभव हैं। तो जब लोक यदि लक्ष्य है तो इंद्रिय अनुभव है, और पारलौकिक लक्ष्य है या लोकेश लक्ष्य है तो इंद्रियातीत अनुभव है। तो इसमें जो इंद्रियों का अनुभव हुआ, है ना, उससे एक प्रतिभाव बना, उससे एक स्वभाव बना, उससे जो यथार्थ समझ में आया, उससे फिर भावना, फिर उस लक्ष्य को और आगे बढ़ाना है कि नहीं बनाना है, फिर लक्ष्य का निर्णय फिर से होगा। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोक वाले निर्णय से हमें समझ में आया कि यार इससे तो बात बन नहीं रही है, इससे जो अनुभव आया वो अनुभव आया कि इससे सफलता नहीं मिल रही है, तो हमने फिर लक्ष्य को बदला, है ना। तो फाइनली जब मानव लक्ष्य के लिए काम करेंगे या लोकेश के लिए काम करेंगे या सर्वशुभ में काम करेंगे, तब पूर्ण फल आएगा और यथार्थ न्याय धर्म सत्य रूपी चिंतन चित्रण होगा। उस अर्थ में लक्ष्य सफल हो जाएगा। अज्ञान के मूल में अहंकार है ना, तथा ज्ञान के मूल में आत्मबोध है या सहस्तित्व रूपी सत्यबोध है ना। तो दो ही स्थितियां हैं, है ना। या तो अज्ञान माने जहां पर बुद्धि चुप है ना, या उसको बोध नहीं हुआ है। तो भ्रम कहां तक जा रहा है, केवल चित्रण तक है, या तो अर्थपूर्ण चित्रण है या आरोपित चित्रण है। तो चित्रण की वजह से मैं ही सारा भ्रम है। और समस्या बहुत अच्छे वो आया हुआ कि समस्या क्या चीज है, बौद्धिक संकट है, पेज 89 पे सेकंड लास्ट बुलेट। समस्या बौद्धिक संकट है। अभी हम समस्या बहुत भौतिक चीजों को ही समस्या मानते हैं, है ना। हमारे में कन्फ्लिक्ट है, इसको हम समस्या ही नहीं मानते हैं। तो मेरे में जो इनर कन्फ्लिक्ट है स्पेशली, है ना, एक स्थिति रहती है जब उनको लगता ही नहीं है कि, जैसे मैं बता रहा था आशीष भाई की जब बिटिया आई थी ना, तो पहले 2 दिन उसको लगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है ना। क्योंकि उसको जो आवश्यकताएं लगती हैं वो पूरी हो जाती। पापा को जब बोलो पैसा चाहिए तो पैसा आ जाता है ना। घूमने का, किताबों का, पढ़ने का, जो भी उसकी आवश्यकता है पूरी हो रही, तो उसको लग रहा समस्या कहाँ है। तो जब वो सोम भाई ने तीसरे दिन पूछा, पापा मम्मी से कभी कभी अनबन हो जाती है? हाँ, ये तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन ये समस्या नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको समस्या नहीं मान रहे, है ना। कभी कभी तुम्हें अपने में डाउट आते हैं, कन्फ्लिक्ट रहता है, हाँ रहता है, लेकिन उसको हम अभी समस्या नहीं बोलते। जबकि समस्या की डेफिनेशन ही है कि बौद्धिक संकट या जो इनर कन्फ्लिक्ट है, यही समस्या है फाइन मूल में। तो बेसिकली समस्या बौद्धिक संकट है, और जो भौतिक समस्याएं हैं उसको व्यवस्था कह रहे हैं, दरिद्रता कह रहे हैं। वो भी फाइनली बौद्धिक अजागृति की वजह से ही है, अज्ञानवश ही है। अब जो दूसरी बात करेंगे तो संबंध और संपर्क सफल कैसे होंगे। हम जिन भी संबंधों में जी रहे हैं, संपर्कों में, तो उपयोग सदुपयोग विधि से ही संतुलन है संबंधों में, है ना। भोगेच्छा विधि से जो संबंध है, जिसमें इंद्रिय लिप्सा और शोषण है, उससे असंतुलन और समस्या ही होती है, उसमें सफल नहीं हो सकते। तो जो है ना, कल भी अपनी काफ़ी चर्चा हुई इसमें परिवार में संबंधों को लेके, कि वो सही इच्छाएं होनी है कि सभी इच्छाएं, या बेसिकली संबंधों में कर्तव्य की पूर्ति होनी है ना, ना कि भोग रूपी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि वो हो नहीं सकती। इसीलिए व्यवहार की सफलता जागृति के आधार पर हो या कर्तव्य निर्वाह के आधार पर हो, तब तो सफल है। भोग के आधार पर वो मजबूरी लगता है संबंध को निर्वाह करना, व्यवस्था है, वो सफलता नहीं है। तो कर्तव्य की पूर्ति से ही जीवन सफल है, या कर्तव्य की पूर्ति, समाधान, समृद्धि, जागृति के होने के साथ साथ समृद्धि के बाद ही वो पूरा हो पाता है। एक जो सेकंड लास्ट माने ये जो जितना भ्रम और भय का पात्र है, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, पेज नंबर 92।
ये बहुत ही गजब पैराग्राफ है, इसका अर्थ कौन बताएगा? जो जितना भ्रम और भय का पात्र है वह साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। हाँ, बहुत ही गजब से वो है। किसको स्पष्ट हुआ पहले वो बताओ। हाँ, पढ़ लीजिए, बढ़िया, साथ में पढ़ लेते हैं, मैं भी बोल बोल के पढ़ लेता हूँ, फिर एक बार मन में पढ़िए। जो जितना भ्रम और भय है वह साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। जैसे भयत्रस्त मानव आयुध, आयुध का मतलब होता है हथियार, है ना, गन लेके चलना, तलवार लेके चलना। जैसे भयत्रस्त मानव आयुध एवं आश्रय पर, लोभत्रस्त मानव संग्रह पर, द्वेषत्रस्त मानव नाश पर, अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर, अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है, जबकि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। बहुत ही मिरर जो जितना भ्रम और भय का पात्र है वह साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। अच्छा, हमें हमारा सोचना, हमें लगता है यार जिसके पास ना 4 गनमैन घूम रहे हैं वो बहुत सेफ फील कर रहा होगा, है ना। वो कह रहा है जो भयत्रस्त है, जितना घबराया हुआ है उतना उसने हथियारों को इकट्ठा करके रखा अपने पास। नहीं तो आम आदमी, हमें भय ही नहीं है तो ऐसे ही निकल जाते हैं हम। हाँ। इसमें भैया एक अभी याद आया, हमारा एक दोस्त है हम्म। पॉलिटिक्स में है मतलब, तो उसने अभी गन खरीदा है, बड़ा खुश था। तो हम उसको समझा रहे थे कि मत कर, एक पहले ही तेरा दिमाग हमेशा गर्म रहता है, कुछ गड़बड़ हो सही जाएगा। बात। तो उसने कहा कि उसको तो बड़ा ये लग रहा था कि हाँ गन ले लिया, अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी आ गई। बट अंदर से उसको ऐसा लग रहा था यार मैं इतना लोगों को कुछ कुछ बोल देता हूँ कभी कभी, तो पता नहीं सामने वाला कभी गुस्सा हो जाए, इंसल्ट फील हो जाए, तो बिल्कुल। हो सकता है वो बदला ले। मतलब उसको ये भय है कि जिस तरह से का व्यवहार मैं लोगों से करता हूँ उसके वजह से वो, उनके मन में कुछ ऐसा ना आए कि वो मुझे तकलीफ देना चाहे। तो बिल्कुल उनको पता इसलिए वो अपने डर की वजह से वो गन को संभाल रहा है। बिल्कुल, मतलब डर नहीं होगा तो गन खरीदने का विचार ही किस लिए आएगा, है ना। मतलब अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पुलिस फोर्स बढ़ाना है सिक्योरिटी के लिए। अब आप सोचो आपके गांव में हर 20 मीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा हो, ज्यादा सिक्योर फील करोगे कि इसका मतलब गड़बड़ है? हम, हमारी मतलब सोचने का तरीका सोच देखो, है ना। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की कमी क्यों है? पुलिस फोर्स कम है जी, हमारे यहाँ 1000 आदमी पे 1 पुलिस वाला है, 5 करने हैं, सो दैट वी विल फील मोर सिक्योर। बताइए, बस अमेरिका में 10 है तो उनको तो पुलिस वाला होगा तो हथियार भी बिकेंगे। तो हमारी इंडेक्स ही गलत है, मतलब सिक्योरिटी की इंडेक्स है पुलिस वाले कितने हैं। जबकि यदि एक्चुअली देखो कि यदि सब सिक्योर फील करते हैं तो पुलिस की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा सेफ है कि हर 20-20 मीटर पे एक पुलिस वाला AK-47 लेके खड़ा है, वो सेफ है। ऐसा उल्टा पुल्टा आकलन है हमारा, और उसके लिए पॉलिसी फिर वैसे ही बनाते हैं, रिक्रूटमेंट करना है पुलिस वालों की, जेलें बढ़ानी है ना। तो जो जितना भयत्रस्त है उसने ही इकट्ठा किया है। और हमें भी देख के लगता है यार ऐसा बनना है मुझे। कई बार होता है ना, बच्चों में प्रेरणा आ जाती है, एक आदमी निकला, 4 आदमी गनमैन के साथ चल रहे हैं तो उसको लगता है यार ये बड़ा आदमी होगा, बड़ा क्या सेफ फील करता होगा। वो अनसेफ फील कर रहा है ना, भयत्रस्त है बेचारा है। अभी ये देख के थोड़ा सा दया का भाव आना चाहिए, है ना। कितना फंसा हुआ है, कितना भयभीत रहता है यार, सोचो। अकेले निकलने में डर है उसको, है? हाँ बिल्कुल। इसीलिए जो साधनों को बहुत इकट्ठा कर रहा है सुखी होने के लिए, है ना,
इसका मतलब वो उतना ही भ्रम है, उसको क्या भ्रम है कि साधनों से सुखी हो सकते हैं, इससे तो हो नहीं सकते ना भाई। तो इसका माने उसको उतना ही उसने महत्वपूर्ण, देखो एक सिद्धांत है, जिसने जिस चीज को इंपॉर्टेंट माना उसी को इकट्ठा किया ना उसने, है ना। तो मैं कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहा हूं, है ना, इसका मतलब मैं उसको महत्वपूर्ण मान रहा हूं सुखी होने के अर्थ में, ये एरर हो गई। तो लोभ त्रस्त मानव संग्रह पर द्वेष है जिसको, वो दूसरों को नाश कर, उसको लगता है यार दो चार को निपटाए बिना मामला बनेगा नहीं, है ना, इनको तो निपटाना ही पड़ेगा। जिनसे द्वेष है तो लगता है इनको निपटाना पड़ेगा अभी। अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर मेरे दुख का कारण कौन है? दूसरे। ये कौन कह रहा है? मतलब हम दूसरों को दोष किस लिए दे रहे हैं? मेरे दुख का कारण कौन है? जो ये कह रहा है कि मेरे दुख का कारण दूसरा है, इसका मतलब है कि अभी खुद समझदार नहीं हुआ है ना, क्योंकि अज्ञानी का काम है दोष देना दूसरों को, अपने सुखी दुखी होने के कारण को दूसरे को मानना। अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर सुखी होने का प्रयास करता है। तो इससे ये भी समझ में आएगा कि जब कोई आपको ना, पार्टी में आप गए और कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है, उपेक्षा कर रहा है, लगता है यार ध्यान नहीं दे रहा, समझ में आना चाहिए यार अभिमानग्रस्त है, अभी अज्ञानी है ना। हम परेशान हो जाते हैं यार किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना, उसने मेरे को इग्नोर कैसे कर दिया। तो जो इग्नोर कर रहा है वो अभिमान त्रस्त है, प्रॉब्लम उसकी है, अपनी नहीं है। अपनी प्रॉब्लम कब होती? जब मैं गड़बड़ा जाता हूं, मेरा अपना आकलन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वपात्रता ही सुख और दुख का कारण है ना। मूल बात क्या है कि स्वपात्रता ही सुख और दुख का कारण है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये भी तो भ्रम का पात्र है ना भाई। अभिमान त्रस्त क्या है? तो उपेक्षा करी क्यों रहा है वो? आदमी की उपेक्षा क्यों कर रहा है? आदमी की उपेक्षा क्यों कर रहा होगा अभिमान वाला? किस आदमी की उपेक्षा कर रहा होगा? जिसका रूप बल पद और धन कम है उससे। इसका माने उसने आदमी की जगह वस्तु को अधिक माना है श्रेष्ठ। यही भ्रम है। अभिमान किस चीज का है? अभिमान बराबर आरोपित चित्रण या यथार्थ नहीं है उसका चिंतन। तो अभिमान का मतलब ही क्या है? क्या भ्रम है उसको? रूप बल पद धन बड़ी चीज है, तो मैं, मेरे से कम पद वाला आता है, मैं, है ना, एसपी हूं, डीवाईएसपी आता है, हवलदार आता है, या कम पैसे वाला आता है, जिसको भी मैं उसको इग्नोर करता हूं, माने या संबंधियों में भी जो अपने से छोटा मानता हूं जिनको। तो अभिमान का मतलब ही है भ्रम, और उपेक्षा का मतलब है वस्तु को बड़ा माना है, आदमी की उपेक्षा की है। नहीं, बताओ ठीक क्लियर हुआ कि नहीं सुनील भाई? बिल्कुल। अब उसके उदाहरण देखिए, बढ़िया उदाहरण में अभिमान हाँ, तो इसको लिंक नहीं हो रहा ना, लिंक नहीं हो रहा है। लिंक करो इसको। फिर से मैं एक बार बताता हूं मैं कैसे लिंक कर रहा हूं। तो देखो, भ्रम क्या है फाइनली? भ्रम है क्या? एक तो पहले यह है कि भ्रम बराबर भय। ये भी बताओ ये क्यों है भ्रम और भय एक जैसा? एक कोई और पेन है क्या यहाँ पे काला? क्योंकि यहाँ पे 3 और होंगे शायद, ये वाले 3 पूरे हो गए है। हाँ बाकी हटा देता हूँ। हाँ। तो भ्रम और भय एक ही चीज कैसे है? पहले तो एक तो इसको पकड़ते हैं, जो क्योंकि कह रहे हैं कि भ्रम और या भय का पात्र। तो देखिए भ्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा यदि क्लियर होगा तो। भ्रम क्या है? वस्तु से सुखी हो जाऊंगा, शरीर से, है ना, शरीर माने वस्तुओं के योग से या रूप बल पद धन से। ये भय क्यों है फिर? नहीं, क्योंकि रूप बल पद धन उसको लगता है कभी भी जा सकती है। जो परिवर्तनीय है उसको पकड़ के रखना चाहता है, इसी बात का भय है। रूप बदल जाएगा इसका भय है, बल क्षीण हो जाएगा इसका भय है, धन का क्षय हो जाएगा इसका भय है, पद एक समय निकल जाएगा इसका भय है।
तो भ्रम और भय एक ही चीज है, बढ़िया, ये ठीक है। भ्रम ही भय है। कि वो रूप बल धन पद को ही मान रहा है सुख, उसी में सुख ढूंढ रहा है, उसमें उसको मालूम है यार ये तो बदलने वाले हैं। इसीलिए डर बना हुआ है उसको, इसीलिए अपने पद को बनाए रखना चाहता है। ये जो एन के प्रकार इन पॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी हो जाए सुनील भाई, लेकिन पहले सत्ता तो हाथ में आ जाए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है उपकार। पहले पद ही चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये जो पद का जो भय है, इसकी वजह से बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं। तो पद तो क्यों, क्योंकि इसी से, इन्हीं से सुखी होने का माना है ना, साधनों से, यही साधन है। रूप बल पद धन, क्योंकि तन तन पूरा शरीर मेरा तन मन धन साधन है एक्चुअली, है ना। तो साधनों को सुखी होने के लिए महत्वपूर्ण मान लिया। अब एक एक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भयत्रस्त आदमी है ना, तो वो क्या क्या मान रहा है, आयुध, मतलब उसको लगता है हथियार आने से हम सुखी हो जाएं, मतलब हमारे में भय मुक्त हो जाएगा। जबकि भ्रम मुक्ति कहां से होनी है, ज्ञान से होनी है। तो क्या किया उसने, हथियार इकट्ठे कर लिए भयत्रस्त आदमी ने। और आश्रय का क्या मतलब? आश्रय होता है किसी के आश्रय में, जैसे जब वारंट निकल गया तो किसी बड़े आदमी के आश्रय में पहुंच गए सुरक्षित होने के लिए, शरण में, किसी ना किसी की शरण में जाते हैं। जबकि भय मुक्ति ज्ञान से होनी है, शरण से नहीं होनी है। जैसे अभी मोदी जी के भय से होने से कुछ आश्रय है हाँ, हिंदुओं मतलब को। कई लोग जब फंसते हैं तो आश्रय में पहुंचते हैं, या और भी चीजों का आश्रय लेते हैं जिसकी अपन बात नहीं कर रहे। जब मैं भयभीत हो गया तो मैं कुछ कुछ करने लगता हूं, है? नहीं, मोबाइल में नहीं तो भय आश्रय किस चीज का ले रहे हैं, किसी ना किसी चीज का आश्रय ले रहे हैं, उससे हो जाए काम। होना नहीं है, 51 रुपए चढ़ाएंगे तो पास हो ही जाएंगे, नहीं तो 101। तो भय है, एग्जाम में फेल होने का भय है ना। बढ़िया। तो लोभ त्रस्त मानव संग्रह पर, द्वेष वाला दूसरों को नाश करने पर, अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर, और अभिमानी दूसरों की उपेक्षा करने पर। तो अभिमान का क्या मतलब है, दूसरों की उपेक्षा का मतलब क्या कर रहा है, संबंधियों की उपेक्षा कर दी, संबंध या संपर्क। तो संबंधी की या संपर्क की अपेक्षा करने का मतलब क्या है, इसकी उपेक्षा की तो किसको प्रायोरिटी दी होगी सुनील भाई, प्रायोरिटी किसको दी होगी? अभिमानी व्यक्ति ने यदि किसी संबंधी की उपेक्षा कर दी तो महत्वपूर्ण किसको माना होगा, जिसके लिए उसने उसकी उपेक्षा की? रूप बदल मन को, मतलब धन को, वही जो कह रहा है, साधनों को महत्वपूर्ण मान लिया और आदमी की उपेक्षा कर दी। हाँ, इसीलिए तो कर रहा है ऐसा, तो भ्रम और भय का पात्र है ना वो। बढ़िया। तो फिर तीसरी चीज करेंगे, देखो एक कुपात्र और सुपात्र कैसे बनेंगे, तो वातावरण और अध्ययन। अगला जो बुलेट है, वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। सहायक है, पूरी तरह नहीं है, क्योंकि फाइनली तो स्वयं व्यक्ति को लगना पड़ेगा, उसकी खुद की स्वासंस्कार, पूर्व संस्कार प्लस वातावरण प्लस अध्ययन। बट वातावरण और अध्ययन सहायक हो जाएगा। और फाइनली लिख रहे हैं जहां से शुरू किया था कि मानव सुखी होने के लिए प्रयासरत है ना। हाँ जी, है? अध्ययन से सुपात्र तो बन सकता माने है, कुपात्र यहाँ पे कैसे? सही अर्थ में अध्ययन है तो ठीक है, हाँ, माने उस अर्थ में यदि है तो फिर तो सुपात्र में ही जाएगा। माने यहाँ पे दोनों ले रहे हैं कि अमानवीय वातावरण और आजकल की जो पढ़ाई करा रहे हैं उससे कुपात्र। तो फाइनली मानवीयतापूर्ण व्यवहार, उत्पादन, अध्ययन, कार्य और नीतियों में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है ना। तो अध्ययन भी होगा, उसमें व्यवहार भी, उत्पादन भी, कार्य भी, नीतियां जो अपन ने बात की थी, धर्म नीति, सदुपयोगात्मक नीति,
जैसे कहा था कि भौतिक समृद्धि के साथ साथ सदुपयोगात्मक नीति चाहिए, नहीं तो हिरास हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया तब भी। तो इन सब में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है। बढ़िया, तो ये तो 92 पेज तक हो गया। हाँ, ये तो पता चलता ही है उसको कि ये छिन जाएगा, पद तो जाने ही वाला है। और धन भी एक बार जैसे ही उम्र होना शुरू होती है, बच्चे वो चाहिए होता है, वो पिताजी परेशान, अब दे भी नहीं पा रहे और संभाल नहीं पा रहे, दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। छोड़ने का मन, क्योंकि उसको तो उसी को माना हुआ है मेन चीज, तो छोड़े कैसे, और पकड़ के रख नहीं पा रहे क्योंकि अब वो संभव नहीं है एक उम्र के बाद। हाँ जी, तो पेज नंबर 82 से ही ले लेते हैं। कोई और है 82, 83, 84 या सीधा 88? उसके पहले कोई हो तो बताओ, नहीं तो 88 पर चलते हैं। 82 से चलें, बताइए कौन सा? 82 नहीं, उसके पहले एक बार 87 तक के ले लें। 82 कुछ हो तो 82, 83। हाँ, लिखा ना व्यवहार का प्रमाण। अच्छा ठीक है, एक आध शब्द इधर उधर होगा। हाँ हाँ, मानव में अध्यास से बन, तो अध्यास का नीचे क्लियर किया है। 82, 83 क्लियर मान लें, 84 पे चलें अध्यास पर। हाँ जी, हाँ, प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के, कर्ता के बिना कार्य, कार्य के बिना कारण। हाँ, तो कारण स्फुरण अथवा प्रेरणा भेद से। हाँ, हम तो अब तक वो एक परिभाषा याद करते हैं जितनी नई परिभाषा आ जाती है। कल हमने याद किया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण समझ, वही लिखा है इसमें, वही है। हाँ हाँ, देखो कारण को लिखा है प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात जो आशा विचार इच्छा थी, अपन ने सूक्ष्म कहा था मन वृत्ति चित्त को, और कारण कहा था बुद्धि और आत्मा को, है ना। तो सूक्ष्म कारण था अपना आत्मा और बुद्धि ना। तो शरीर जो इंद्रिय वाला था वो था स्थूल, और मन वृत्ति और चित्त ये था सूक्ष्म, और बुद्धि और आत्मा था कारण, और सहस्तित्व महाकारण। तो इसमें भी देखो यही लिखा है, कारण का प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार, है ना, ये जो कल्पना या विचार आया कि उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन समझदारी ही है। समझदारी इधर है कारण में। कौन सी वाली किताब, छोटी बड़ी? छोटी। तो कारण की परिभाषा पेज नंबर 82 पे जो है, प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन कारण है, वो समझदारी है। समझदारी का मूल स्पंदन सहस्तित्व ही है जो महाकारण है। सहस्तित्व या परस्परता। ठीक है, हाँ। तो समझदारी, इधर समझदारी की बात कर रहे हैं ना। मन वृत्ति चित्त सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रिया जो कह रहे थे, सूक्ष्म एक कारण, और इसको कह रहे हैं यहाँ विचार।
सर ये जो स्पंदन कह रहे हैं, हाँ स्पंदन को जीवन महसूस करता है, हाँ, मतलब उसमें जो स्पंदन जो स्फुरण के रूप में हो रहा है, स्फुरन, स्फुरण और या प्रेरणा के रूप में परस्परता में, तो जो सहअस्तित्व का स्पंदन है हाँ और जो कारण रूपी स्पंदन है, ठीक है वो स्पंदन में भी फर्क होगा ना? भैया। इसमें फिजिकल नहीं है ना, इसमें सारा फंडा, इसमें सारा क्वालिटी वाला है। फिजिकल ऐसा नहीं पहचान सकते कि जो अपन बात कर रहे थे वाइब्रेशन वाला, हाँ, वैसा नहीं है। तो स्पंदन मतलब क्या हुआ फिर? स्पंदन मैंने एक भाषा को यूज कर रहे हैं भाव के व्यक्त करने के लिए, बट वो फिजिकल से मैच नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे प्राण अवस्था में जैसे स्पंदनशीलता है, वैसा स्पंदन नहीं है, वो स्पंदन वो नहीं। स्पंदन नहीं है। अच्छा, समझदारी का स्पंदन वाला एक जो स्फुरण, जैसे अब वो हाँ। शब्द तो यही है, क्योंकि हमारा जो चित्रण करना है, भाव का चित्रण नहीं होगा उस ढंग से, नहीं है वो। हाँ वो अब वो उसमें हाँ, अपने में जो स्पंदन हुआ, समझदारी का जो प्रभाव आया, जिससे कि विचार बना, तो विचार के मूल में, सूक्ष्म के मूल में समझदारी रूपी स्पंदन है, और इसके मूल में सहस्तित्व रूपी। पर उसकी पहचान तो है ना? हाँ, अपने में तो पता चलता ही है, स्वयं में तो पहचान हो रही है। अब वो किस रूप में हो रही है उसको अपन उतना डिटेलिंग में अपने पास अभी स्पष्टता नहीं है कि वो क्या हो रहा है एक्चुअली। और मैंने उसका प्रभाव है आत्मा, जो मैं जब अनुभव हुआ, तो जो सहस्तित्व रूपी अनुभव का जो प्रभाव है आत्मा में, वो परमानंद के रूप में है। बुद्धि में जो आप्लावन है वो आनंद के रूप में है। चित्त में जो है वो चिदानंद के रूप में या संतोष के रूप में है। अब उसको अपन एग्जैक्टली क्या हुआ, पर वो प्रभाव जिसको फील कर रहा है चित्त, है ना, या वृत्ति में शांति और उत्साह को फील कर रहा है, और मन में कौतूहल, तो उसकी पहचान तो हो ही रही है। जीवन को तो पता चल रहा है कुछ हुआ, पहचान हो रही है। हाँ, अब वो उसको, हाँ वो कैसे, कौन सा क्या है, वो उसको पकड़ना पड़ेगा, बट जीवन में डिस्टिंक्ट पहचान हो रही है। कौतूहल की, सुख की अलग, शांति की अलग, संतोष की अलग, आनंद की अलग, है ना। वो लेवल्स को फील कर रहा है वो, कि हाँ अपने को पता भी चलता है सुखी हूँ लेकिन अशांत है अभी मन, है ना। मन बेसिकली वृत्ति और चित्त के बीच में शांति नहीं हुई है। ये सहअस्तित्व जो महाकारण है, हाँ ये शायद पहली बार आदरणीय नागराज जी ने बोला दुनिया में, कि कारण तक तो सुना है। हाँ, बट अपन ने, मतलब मैंने ज़्यादा और अध्ययन नहीं है अध्यात्म का मुझे, कि मैंने किसी और ने कहा कि नहीं कहा। सहअस्तित्व की बात पहले किसी ने कही थोड़ी, किसी दर्शन में नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, कहीं भी होगी तो। नहीं, अब स्पष्ट हो गया, ये हो गया ना। कर्ता विचार है, तो विचार के बिना कार्य है, कार्य के बिना बुद्धि आत्मा, बिल्कुल, और बुद्धि आत्मा के बिना प्रभाव, प्रभाव के बिना फल, फल के बिना। ओके, गुड, बढ़िया। तो 84 में अध्यास, तो मानव में अध्यास से वंशानुसांगिक शरीर संरचना तथा रोग की घटना है, हैं? नहीं, रोग है भैया, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यास का तात्पर्य नीचे दिया है, अध्यास का तात्पर्य प्राणावस्था में कार्यरत प्राण कोशाओं में स्पष्ट रहता है। इसका स्रोत जो स्वरूप जो है प्राण सूत्रों में निहित रचना है। जो रोग नहीं आ जाते हैं अपने में, डायबिटीज या, है ना, उस तरह, बस उतना ही। हाँ, वही रोग कर लें उसको, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। हाँ, नहीं, रोग है, शरीर संरचना तथा रोग की घटना है। रोग रोग रोग, हाँ, मतलब जो डीएनए के थ्रू पास ऑन होता है ना, जैसे रहता है पेरेंट्स को यदि डायबिटीज है तो उसकी संभावना डायबिटीज की ज़्यादा है, उस तरह से संभावना ही है वो, उसको रिवर्सल हो ही सकता है। हाँ तो अभी नहीं, ये ठीक कह रहे हो। अभी क्योंकि अपन शब्दों से अर्थ में चल रहे हैं, जैसे ही अर्थ से वस्तु पकड़ में आएगी तो फिर हमें करेक्शन आने लगेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा।
बढ़िया, पेज 85। है कौन सा? अध्यास वाला? हाँ देखिए, मानव में अध्यास से वंशानुसंगिक शरीर संरचना, जैसे पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की वंशानुसंगिक माने जो हेरिडिटरी जो ट्रेट्स आ जाते हैं, तो हेरिडिटरी ट्रेट्स भी आते हैं, हेरिडिटरी डिसीज भी आ जाती हैं। ये कह रहे हैं कि मनुष्य मानव में अध्यास से हेरिडिटरी शरीर की संरचना, हाइट है ना, आँखों का कलर, हेयर का कलर और कुछ कुछ बीमारियों की संभावना, रोग की घटना, और चैतन्य पक्ष में संस्कार की मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है, जो मानवीयता, अमानवीयता, अतिमानवीयता के रूप में परिलक्षित होती है, परंपरा की देन है। तो अध्यास वाला तो पहली 2 लाइन ही है, रोग की घटना है तक। अध्यास का मतलब है प्राण अवस्था में जैसे जो स्पर्म और ओवम से जो शरीर रचना बन रही है पेरेंट्स की, है ना, उसमें जो डीएनए है ना, उसके साथ साथ प्राण सूत्रों के साथ साथ, ये माइक्रोबायोलॉजी वाले बताएंगे और अच्छे से, हेरिडिटरी ट्रांसफर है ना। हाँ, यहाँ पर वही लग रहा है इसको देख के, प्राण सूत्र वही डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, जो क्रोमोजोम्स, वो सेपरेट है, उससे लिंक नहीं है अध्यास से उसका। तो कह रहे हैं जड़ शरीर में अध्यास है, चैतन्य पक्ष में संस्कार है। इसमें जो अध्यास की बात कर रहे हैं, और जो पहले अध्यास आया था, हाँ, या हेरिडिटी की, बस वो ठीक है। हाँ। वो अध्यास दूसरे अर्थ में यूज हुआ था, नहीं, इसका हेरिडिटी की बात कर इसमें रहा था। हेरिडिटी की बात आई है। हाँ, वो हेरिडिटी में ऐसा है कि स्पर्म और ओवम उसमें जब मिलते हैं तो जो डीएनए होता है वो ब्रेक करता है 50%, ऐसे सीढ़ी नुमा होता है, 50% से ब्रेक करता है। ठीक, तो माता का आधा और पिता का आधा दोनों आपस में मिक्स होते हैं, एक लिंकेज बनता है, XY क्रोमोजोम या हाँ, कुछ। XY क्रोमोसोम बनता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि माता का जो गुण है वही बच्चे में आएगा, उसके पीछे के जितने भी उसके पेरेंटल होंगे, ठीक बात है। किसी का भी कोई भी गुण इसमें आ सकता है। ठीक बात। जेनेटिक, बेसिकली जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। अजय भैया, हाँ जी, उसी को मतलब वही हाँ, पैराग्राफ, हाँ हाँ मानव के अध्यास वाली सेकंड लाइन, हाँ हाँ, चैतन्य पक्ष में संस्कार की मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि जागृत होने के रूप में उपलब्धि है, हाँ। जो मानवीयता, अमानवीयता और अतिमानवीयता अतिमानवीयता, के रूप अब ये अमानवीयता भी आ गया है चैतन्य जागृत। सही बात है। यदि इसको, हाँ, मानवीयता, अतिमानवीयता होना चाहिए। यदि संस्कार को यदि अपन पॉजिटिव, लेकिन जो सुबह सोम भाई ने कहा था परंपरा में सुसंस्कार और कुसंस्कार की भी बात की है, तो यदि संस्कार को उस ढंग से लेते हैं कि जिसमें जो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन वाला प्रभाव, जिंदा रहने वाले को जो संस्कार की मान करके चल देता है, चैतन्य पक्ष माने जब जीवन जो निष्कर्ष लेके जा रहा है, और यदि वो इसी में गया है, तो उसमें जो प्रवृत्ति रहेगी उसको यदि संस्कार कहेंगे, तो फिर उसमें अमानवीयता भी बनी रहती है। तो वो शब्द ठीक है, मतलब वही समझ, उसका अर्थ समझ में से के हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा। ठीक। स्ट्रिक्टली जिसको संस्कार कहेंगे तो फिर उसमें ये नहीं आएगा, फिर तो जागृति ही हो गई, सही की स्वीकृतियां हैं यदि संस्कार के रूप में, तो फिर नहीं आएगा। बरोबर। बढ़िया, 85। से 87 तक एक ही बेसिकली बात है वो। हाँ हाँ, बताइए। लोक व लोकेश है ना, लोक व लोकेश भेद से लक्ष्य। तो अब देखिए, हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो मेरा लक्ष्य किस भेद से बना है? लोक माने रूप बल पद्धन वाला, और लोकेश माने जागृति का लक्ष्य। है ना, लोक व लोकेश के भेद से लक्ष्य। तो लोक माने रूप बल पद्धन का लक्ष्य बनाया है मैंने, क्योंकि देखो नीचे लिखा हुआ परिणामवादी लक्ष्य को लोक, उसी के नीचे है ना, लोक माने जिसमें परिणाम आते हैं, रूप बल पद्धन जो बदलता है,
उसके भेद से बनाएंगे तो लोग कह रहे हैं, लेकिन उससे जो मुक्त है लक्ष्य है, जो स्थिर लक्ष्य है, जो बदलता नहीं है, जिसको कह रहे हैं जागृति या जागृति पूर्णता, उस भेद से उसको लोकेश कह रहे हैं। तो जिस भेद से लक्ष्य है, फिर उसके लिए साधन क्या है हमारे पास? अंतरंग और बहिरंग भेद से प्रयास होगा। फिर अंतरंग में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, जो ये मेरे अंतरंग साधन है ना, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मेरे बहिरंग है ना। तो यदि मेरे रूप बल पद्धन के लिए प्रयास है तो हमें इंद्रियों से इस पे ज्यादा काम होगा, और यदि अदरवाइज लोकेश मेरा लक्ष्य है तो फिर हमारे अंतर्नियोजन करना शुरू करेंगे हम मन, वृत्ति, चित्त का, अपनी आशा, विचार, इच्छाओं का अध्ययन के रूप में जागृति के लिए। तो अंतर्नियोजन होगा फिर, तो उस हिसाब से यत्न होगा। सिमिलरली व्यष्टि और समष्टि, सर्वसुख के लिए या अपने लिए, स्वार्थ के लिए, इस अर्थ से प्रयास होगा, और ह्रास और विकास के भेद से प्रगति का पता चलेगा, और उसी हिसाब से अनुभव इंद्रिय या इंद्रियातीत अनुभव होगा। या तो रसगुल्ला खाने का अनुभव होगा, इंद्रिय अनुभव, या कोई चीज़ समझ में आ गई है ना, उससे जो भाव बनता है, उससे जो खुशी होती है, या जो मूल्यों का अनुभव होता है, इंद्रियातीत अनुभव है। परस्परता में स्नेह, विश्वास, सम्मान, इंद्रियों की पकड़ में तो आता नहीं है विश्वास, है ना, तो इसका अनुभव होगा, उसको इंद्रियातीत अनुभव कह रहे हैं। तो ये भी वास्तविकता। सर पेज नंबर 87 में और एक है, हाँ हाँ, भाव जो लिखा है, भाव की डेफिनेशन, मूल्यांकन में एवं भाव, मौलिकता। मौलिकता, हाँ। मूल्य इज इक्वल टू जिम्मेदारी, और भागीदारी भी है, या भागीदारी नीचे लेके उसको भागीदारी इज इक्वल टू फल परिणाम इज इक्वल टू मूल्यांकन। नई बुक में तो नई बुक में कुछ अलग क्या थोड़ा लिखा? दिखाया नई है। बुक में क्या लिखा? भा, भागीदारी सेमीकोलन करके अलग कर दिया था। भाव, मौलिकता, मूल्य और जिम्मेदारी एक है, हाँ, फिर हाँ। भागीदारी, फल परिणाम और मूल्यांकन एक है। पुराने में भी हाँ, same? सेम ही है। तो कॉमा, हाँ तो कॉमा लिया है तो इसका मतलब वो अलग लेना है ना, जिम्मेदारी और भागीदारी। पूरा एक साथ ही है। मूल्य, हाँ, भाव बराबर मौलिकता बराबर मूल्य बराबर जिम्मेदारी एंड भागीदारी बराबर फल परिणाम बराबर मूल्यांकन, एक ही चीज है। हाँ, कंबाइंड कंबाइंड कंबाइंड, हाँ, डैश कर सकते हो, ठीक बात है। क्योंकि मूल्यांकन ही भाव है, फाइनली फल परिणाम का मूल्यांकन करेंगे, और जो मौलिकता स्पष्ट हुई है, अब जब तक उसको जिम्मेदारी और भागीदारी पूर्वक जब काम करेंगे तो ही फल परिणाम आएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, वो भाव के रूप में व्यक्त होगा। क्योंकि मूल्यांकन और मौलिकता ही की भाव संज्ञा है। बढ़िया। 88, हाँ, ये आप कह रहे थे, मन के कार्य पुष्टि मनन, वृत्ति के कार्य पुष्टि तुलन, चित्त के कार्य पुष्टि चिंतन पूर्वक साक्षात्कार, बुद्धि के कार्य पुष्टि बोध संज्ञा। बेसिकली मन क्या काम करता है? मनन का काम मन में हो रहा है, वृत्ति में तुलन का काम हो रहा है। ये जितना जितना हम तुलन करेंगे तो वृत्ति को पुष्ट कर रहे हैं। जो मैं अपन बात कर रहे थे ना कि चित्त की, जो चित्त को पुष्ट कैसे करना है, माने उसको क्रियाशील कैसे करना है। तो चित्त को यदि क्रियाशील करना है तो चिंतन और साक्षात्कार से ही वो चित्त पुष्ट होता है, और बुद्धि बोध से पुष्ट होती है, और वृत्ति तुलन से पुष्ट होती है। जैसे हम न्याय धर्म सत्य के तुलन करेंगे तो पुष्ट हो जाएगी वो। तो उसको हम प्रयास पूर्वक, टूल्स हैं जैसे टूल है ना, उनका जितना उपयोग करेंगे उतना वो पुष्ट होगा। तो उसकी पुष्टि के लिए जो मटेरियल है वो साक्षात्कार और चिंतन है, और वृत्ति के लिए तुलन है, और मन के लिए मनन है। जैसे अभी अपन ने इसको सुना है ना, कोई मंत्र से अस्तित्व से अस्तित्व है, जीवन है, अब इसको चयन कर लिया, मन ने चयन कर लिया, और इसको उसमें रिपीट कर रहा है समझने के लिए। तो ये मनन कर रहा है बेसिकली अपने में। और कई बार क्या होता है, पढ़ने बैठते हैं, मन लगता नहीं है, मनन नहीं हो पाता। वो शुरू उठाई किताब और उसके बाद कहीं और मन ने कुछ और चयन कर लिया है ना, कुछ और ध्यान आ गया, ऑफिस का ध्यान आ गया, बच्चे का ध्यान आ गया, कुछ खाने का ध्यान आ गया, कुछ काम रह गया, तो मनन नहीं हो पाया, वो छूट गया, फिर किसी और चीज में लग गया।
माने मन मन के दो काम है ना, चयन और आस्वादन। तो यदि उसने चयन और आस्वादन कर रहा है, इसका मतलब मनन कर रहा है, उसको पकड़ के रखा है किसी चीज को। अपन एक ही जगह जब मन को टिका नहीं पाते ना, मन को एक ही वस्तु पे टिकाना माने मनन हो रहा है। और मन जैसे बोलते हैं ना चंचल है, नहीं तो भागता रहता है, इधर आया उसमें मजा नहीं आया फिर भाग गया। तो मन को पुष्ट करना है तो मनन करना पड़ेगा, मैंने एकाग्रता लाने की बात है। मन की पुष्टि का काम है, मैंने मन एकाग्र हो पाता है कि नहीं। हाँ, मैंने किन्हीं निश्चित बिंदुओं पर हम टिके रह के उस पर निष्कर्ष निकालना। आधार तो सुखी है, देखो उसमें मजा आएगा तो ही टिकेगा, नहीं तो क्यों टिकेगा। मन तो जबरदस्ती तो टिकने वाला नहीं है वो, है ना। तो दो ढंग से टिकता है, क्योंकि वृत्ति कंट्रोल कर सकती है मन को। तो यदि मन में विचार में वो श्रेष्ठ स्वीकार हो जाता है तो मन टिक जाता है। जो अपन निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करते हो, ये मनन में ही है। हाँ हाँ वही है। कि तुलन में तो न्याय धर्म सत्य का हो गया। नहीं, तुलन में फिर से बोलिए। मनन है ना, हाँ इसी में करते हैं ना जो जांचने वाला प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल 3 प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट प्रोसेस यही। फर्स्ट प्रोसेस यही है मनन, उसके बाद तुलन, मैंने तर्क लगा के उसको जांच रहे। हाँ हाँ, तो अब 3 तरह से मनन होगा। या तो अपने आप में स्फुरण हो गया, माने स्वयं स्वप्रेरणा से, या परस्परता में प्रेरणा से कि अरे यार बाबा जी से मिल गए, सोम भाई के संपर्क में आ गए, कोई आ गया, है ना। तो परस्परता में प्रेरणा से भी मन लग जाता है। अपन बोले ना अकेले में मन नहीं लग रहा, 4 लोग बैठते हैं तो मन लग जा रहा है। तो या तो स्फुरण स्वयं, कभी अकेले में भी लगता है, एक बार की स्थिति आती तो खुद पढ़ने में, तो स्फुरण से भी है, प्रेरणा से भी है। और क्रांति से, क्रांति में कह रहे थे यदि हम उसमें मनन करते हैं और सफलता मिलती है तो भी मनन होता, फिर हमारा मन लगने लगता है। क्रांति और प्रतिक्रांति जो था। हाँ बस बस। असंतुलन के भेद से तुलन। अब जैसे असंतुलन क्या है, देखो आगे लिखा हुआ है, यदि न्याय, आगे लिखा ना अगले बुलेट पे, न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण से की गई तुलना को संतुलन, संतुलित तुलना, और प्रिय हित लाभ से की गई को असंतुलन, असंतुलित वृत्ति। जहां पे हम न्याय और अन्याय को सीमाकरण कर पाते हैं, ये न्याय है, ये अन्याय है। ये धर्म है या अधर्म है, ये सत्य है या असत्य है, ये प्रिय है या अप्रिय है ना। ये मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, ये हितकारी है, अहितकारी है, लाभकारी, हानिकारी है, अलाभ। इस तरह से तुलना का मतलब है दोनों में तौल पाना। 89 हाँ, मतलब पूरा दर्शन यदि कोई है तो 3 दर्शनों को मिला के सर्वांगीण हो गया, मतलब पूरा हो गया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, यही ज्ञान है 3। आरोपित माने इससे अलग है, जो यथा जो आरोपित है, ये तो सही दर्शन ज्ञान हो गया। यदि इसके विपरीत में, जैसे हमने विषय चतुष्टय कोई ज्ञान मान लिया, इंद्रिय ज्ञान कोई संपूर्ण ज्ञान मान लिया, तो गड़बड़ हो गई, तो वो आरोपित हो गया। या रूप बल पद्धन से ही मैं सुखी हो जाऊंगा, ये आरोपित चित्रण है। माने आरोपित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, बेसिकली शरीर से आ रहा है, पर से आ रहा है या परस्परता से आ रहा है, इसलिए आरोपित है। और इसलिए भी आरोपित कह रहे हैं क्योंकि उससे सफलता नहीं मिल रही। फाइनली देखेंगे तो किस चित्रण को आरोपित कहें, किसको यथार्थ कहें, फाइनली देखेंगे ना। जैसे अपन ने पिछली बार चर्चा की थी कि इन चीजों को अमानवीय क्यों कह दे रहे, आप कौन होते हो कहने वाले। तो इस चित्रण को आरोपित कहना है और दूसरे न्याय धर्म वाले को आप यथार्थ चित्रण कह रहे हो, तो आपको कौन सी अथॉरिटी आ गई है कहने की कि मेरा वाला चित्रण आरोपित है और तुम्हारा वाला तो सही है यार। तो उसका उतना ही निष्कर्ष है, क्योंकि ऐसे चित्रण से चलते हो तो सफल हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, इसलिए यथार्थ चित्रण है। दूसरे से सफल नहीं होते इसलिए वो आरोपित है, वो जबरदस्ती आपने मान रखा है। प्रीतम भाई, ऋषिकेश भाई, क्लियर हुआ ना।
आरोपित चित्रण क्योंकि सफल नहीं हो पा रहे, फाइनली सफलता असफलता से है, सुख दुख से है। भैया हर कार्य करने के लिए चित्रण बनता ही है? बिल्कुल बनता है, मनाकार चित्रण से पहले कमनाकार हो गई नहीं, सही बात है, कल्पना में चित्रण बनता है, बिल्कुल ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को छोड़ के सारी क्रियाओं के लिए? बिल्कुल ठीक है, जैसे आप अभी ऐसे सभी सभी चल रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल चित्रण बनता है, उसमें भी निर्णय पूर्वक ही हो रहा है? होएगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता बिना निर्णय के, तो एक भी काम नहीं हो सकता बिना निर्णय के। अच्छा, बैठने का पोस्चर वो भी सब कुछ निर्णय पूर्वक। तो उसमें न्याय धर्म सत्य फिर वो कैसे फिट होता है? हाँ, बहुत बड़ी, तो देखो इसका मतलब वही मैं कह रहा हूँ, प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है, प्रिय हित लाभ तो समृद्धि में बदल जाता है। तो जैसे आपने जिस पोस्चर में बैठे, हाँ, ये न्याय संगत है। क्या न्याय संगत है? क्योंकि न्याय में प्रिय नियंत्रित है। क्या है कि जो इस सभा के जो प्रयोजन है या समझने के लिए जो जिस तरह का हमें पोस्चर चाहिए हम उसमें बैठे हैं। तो प्रिय, जैसे जो समझदार जागृत मानव होगा वो ऐसा थोड़ी कि वो माने अच्छा वाला खाना नहीं खाएगा, अच्छा प्रिय खाना खाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही थी, प्रिय में ही सब कुछ है, उस चक्कर में संबंध को छोड़ दे रहा था, बस उतनी सी एरर हो रही है, असंतुलित हो जा रहा है वो। क्योंकि डिसीजंस हमें हर चीज में नहीं लेने पड़ते, कुछ चीजों में ही लेने पड़ रहे हैं ना। नहीं, वो तो हम हर चीज में ही लेने पड़ते हैं, कुछ में हम पहले से ले चुके हैं, इसलिए उसमें सब हमें पता नहीं चलता, इतना क्विक है। लेने तो हर चीज में ही पड़ रहे होते हैं। सोते हुए भी, जैसे देखो उसका उदाहरण देते हैं अपन परिचय शिविर में, कि एक आदमी, आप सो रहे हो और मच्छर काटेगा, क्या करोगे? मारेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सब लोग मारते होंगे? कुछ उड़ाते भी होंगे। तो अब इसका माने दोनों के उसमें निर्णय अलग अलग है कि नहीं है? तो वो निर्णय लिया हुआ है, उसको केवल एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। हर चीज में निर्णय रहता है। हाँ, निर्णय तो ले ही रहे हैं। हाँ, कोई निर्णय में हम लेने के समय जागरूक है, और कोई निर्णय जो हमारी एक हैबिट पैटर्न है वो हिसाब से लिए जा रहे हैं और हम जागरूक नहीं। हमारी उसमें सहमति बन चुकी है, वो निर्णय हम ले चुके हैं। जब पहली बार निर्णय होता है तो सोचना पड़ता है, जैसे यदि मान लो आपको मच्छर मारने से अब उड़ाने वाला में बदलना है, माने कोई एक नई सूचना आई आपके पास कि यार ये तो ठीक नहीं है, या किसी जैन साधु के संपर्क में आप प्रभावित, जो भी मतलब जिस वजह से भी, और आपने अब सोचा कि नहीं, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कुछ बार, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास आ जाएगा कि मच्छर आएगा आप उड़ाओगे। जैसे आप रसगुल्ला खाते हो और डायबिटीज डिटेक्ट हो गई मान लो, अब वो पहली बार तो तुरंत आ जाएगा, फिर ध्यान आएगा, तो अब हमें लग रहा है अब निर्णय पूर्वक करना कुछ दिनों, फिर उसके बाद अभ्यास हो जाएगा, आपको मिठाई आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हाँ हाँ, बाद में फिर वो सबकॉन्शियसली लिए जाते हैं। सब मतलब हमारे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं ना, हमें वही निर्णय लेना हमारे में स्वीकार हो गई। जैसे हम घर से समझ लो ऑफिस तक पहली बार जाते हैं कोई नई शुरू सिटी में बिल्कुल, लेकिन बाद में तो बाद में हम पता ही नहीं लगता, ख्यालों में रहो, अपने आप घर पहुंच गीत जाते हो, गुनगुनाते हुए वैसा ही पहुंच जाते हैं, ऐसा ही है। तो लेकिन निर्णय हर समय है। न्याय धर्म सत्य, उसकी परिभाषा को जैसे डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? हाँ, अब डेली लाइफ में यदि अपन न्याय को देखेंगे तो परिवार की सीमा में देखते हैं, है ना, उसको किसी एग्जाम्पल से हाँ सेट करें। जैसे तो कोई एक न्याय को जब पकड़ेंगे तो अपन को कोई संबंध को लाना पड़ेगा, है ना, एक कोई संबंध को लाना पड़ेगा। तो जैसे पति पत्नी संबंध में देखेंगे यदि, है ना, तो इनमें आपस में जो स्नेह है, देखो पहले तो एक तो विश्वास मूल्य कॉमन है, तो आप इसको फील कर पाएंगे, हम विश्वास को फील करते हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ, है ना, उस संबंध में ही, क्योंकि जब भी मूल्यों की चर्चा होगी तो किसी संबंध को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि संबंध की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह आ रहा है। तो विश्वास एक मूल्य है, फिर परस्परता में स्नेह है कि नहीं है, सम्मान है कि नहीं है, सम्मान माने हम एक दूसरे को ठीक मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना, तो ये सब चीज़ों में पता चलेगा। अच्छा, इसकी जगह यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आप घर पहुँचे, है ना, और आपका अभ्यास है कि घर पहुँचते ही चाय तैयार होनी चाहिए, और चाय तैयार नहीं है और आप गुस्सा हो गए, तो कहाँ पे एरर हो गई? यदि विश्वास बना हुआ है, स्नेह बना हुआ है, तो गुस्सा आने की जगह आप सोचो कि जो क्रिया घटित नहीं हुई है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा,
तो आप पूछोगे कुछ तबीयत ठीक है कि नहीं, है ना, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो इस तरह से उसका एक एक क्रिया में आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ से ऑपरेट हो रहा हूँ या इसको भूल करके। देखिए दो ही तुलनाएं होती हैं मेनली, वस्तु प्रधान माने शरीर प्रधान, अर्थात सुविधा प्रधान। मैं सुविधा को प्रधानता दे रहा हूँ या संबंध में भाव को प्रधानता दे रहा हूँ, इतना ही अंतर है दोनों में जब जीने के स्वरूप को देखेंगे। निर्णय फिर कैसे ले, जैसे तो मेरा अब उसमें निर्णय ऐसे ही आएगा, जैसे ही आप गए और पता लगा चाय नहीं आई, या 2 बार घंटी बजी दरवाजा नहीं खुला, तो तीसरी बार में खुला तो ये होता क्या यार 3 बार से घंटी बजा रहा हूँ, है ना, एक ही है कि यार क्या बात है आज 2 बार में घंटी, मतलब कुछ सब ठीक तो है, कैसे नहीं आए। तो यहाँ पे निर्णय हो रहा है ना अपने तुरंत। तो यदि परस्परता में विश्वास स्नेह, तो एक तरह का निर्णय हो कि आपकी भाषा, क्योंकि भाषा के मूल में भाव रहेगा, तो जो भाव है और जो अभाव है उसके अनुरूप आपकी भाषा व्यक्त हो जाएगी। तो वहाँ निर्णय हो रहा है। निर्णय के एक्चुअली निर्णय तो तभी हो जाता है 2 बार घंटी में जब दरवाजा नहीं खुलता, तब तक सारे निर्णय हो चुके होते हैं। अब क्या करना है ना। तो इतना क्विक होता है। एक्चुअली निर्णय तो उसके पहले रहता है, उसके और रूट में देखेंगे तो भाव तो पहले से बना हुआ है, उसके बाद ये सब घटनाक्रम हो रहा है। एक्चुअली विश्वास का भाव बना हुआ है तो वो फिर वैसे ही होगा, बल्कि तुरंत केयरिंग का निर्णय होगा कि अपने जरूर कुछ तो ठीक, सब ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से भाव पहले बना रहता है ना, उसके आधार पर क्रियाएं हो रही होती हैं। जैसे मेरा बेटा मोबाइल ज्यादा देखता है तो हाँ। उसको इस कैसी भाषा या बहुत कैसा बढ़िया। भाव आएगा? नहीं उसमें बनावटीपन चलेगा ही नहीं मैनेजमेंट नहीं है ये, इसमें है बढ़िया इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमें पहले तो हमें बच्चे के प्रति प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किस वही तो तरीके बता रहा से हूँ, वो अभी सोच उसको वही तो करना पड़ेगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, देखो पहले अब 2 चीजों को समझना पड़ेगा कि, है ना, अब पिता और पुत्र की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब इसमें उम्र और वो सब आएगा फिर, है ना, कितने साल का बच्चा है मान लो 12 साल 12 साल, है ना। अब इसमें सबसे पहले विश्वास को पकड़ना पड़ेगा आपको, विश्वास की, क्योंकि ये साम्य मूल है। उसके साथ अब बच्चा का आना है, आपकी ममता और वात्सल्य मूल का निर्वाह होना है ना। ममता, वात्सल्य, स्नेह, सम्मान, ये सब रहेगा इसमें। तो अब मान लो आप देख रहे हैं कि अरे मोबाइल खेल रहा है, इसका मतलब आपको ये लगेगा यार, अच्छा अब आपका वो आधा घंटा हो गया, आपने एक लिमिट बना रखी है अपनी, है ना, इतनी देर तक तो अलाउड है ना। इसके बाद तो अब आपको कंसर्न आना चाहिए कि यार इसका मतलब इसको इससे बड़ा सुख नहीं मिल रहा है कहीं पर, है ना। या पढ़ने, आप चाहते पढ़ाई करे, उसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। तो एक तो सिद्धांत है कि हर बालक जो है या हर मानव सुख के लिए प्रयासरत है ना, सुख के लिए को खोज रहा है। तो उसको या तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है या आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके मन को लगाने के लिए, उसके विचार को लगाने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है, इस सब पे काम करना पड़ेगा। तो उसका जो हमारा पिता का रोल ही यही है ना। एक्चुअली जो वात्सल्य है, ममता माने बेसिकली शरीर प्रधान, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक तो आपको लग रहा होगा आँख खराब हो सकती है, हम यही सब बोलते हैं फिर उसको, है ना, बहुत कुछ। दूसरा है कि वात्सल्य, उसके जीवन की जागृति हो, है ना, इसमें मैं कैसे योगदान दे पाऊँ इन दोनों के, क्योंकि ये सफल होने पर ही आपको अच्छा लगेगा, है ना। अब इससे ही पता चलता है, फिर ये पता लगेगा कि यार एक बच्चे जैसे आया हुआ था उसमें कि इसके लिए जो वातावरण सहयोगी है, मानवीयतापूर्ण व्यवहार, वातावरण अध्ययन, है ना। अब इसमें वातावरण काम करेगा। देखिए पूरे वातावरण ऐसा बना हुआ है, उसके सारे बच्चे, उनको पता लगा वो कॉमिक्स की बात करनी है, आज कौन सा देखा, जो भी होगा, गेम क्या खेला, बिला बिला बहुत सारी चीज़ें। तो अब अपने को ये समझ में आएगा एज ए पिता होने के नाते कि यार इस बच्चे में इसको तो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। तो बातसल, यदि हम सिंसियरली बातसल का निर्वाह करना है और सफल पेरेंट होना है ना, तो अपने को ये पता लगेगा कि मेरे ही बच्चे में जिस तरह के संस्कार को मैं देखना चाहता हूँ उस तरह का वातावरण चाहिए आसपास, इससे कम में सफल नहीं होगा वो। हाँ, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि मोबाइल में मेरा कितना मन लगता है ना। अधिकतर मैं बच्चे पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनका ये कहना होता है कि देखो यार हमने तो पढ़ाई कर ली अपने टाइम में, अब हमारा टाइम तो टीवी और मोबाइल देखने का है और इसका टाइम
पढ़ाई का है। तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो यार कि मैं भी छोड़ दूं टीवी और मोबाइल? छोड़ना तो इसको है ना, मुझे क्यों छोड़ना है? मैं तो बड़ी मुश्किल से पढ़ के निकला बाहर। टीवी मोबाइल देखने के लिए तो पढ़ाई मेरी कंप्लीट, अब तो बिजनेस करता हूं मैं। इसका मतलब, लेकिन वो बच्चे तक मैसेज किया जा रहा है, सुख कहाँ है? टीवी और मोबाइल में, इसलिए वो वहां उसको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे अब कोई बोले भाई देखो, जैसे मेरे पिताजी बोलेंगे, मैं तो लालटेन में पढ़ा, लेकिन मैंने अपने बच्चे को थोड़ी लालटेन में पढ़ाया, वो तो लाइट में ही पढ़ा ना। तो लाइट आ गई, अब हम ये नहीं कह सकते देखो मैं तो, मेरे टाइम में मोबाइल नहीं रहता था, हम लोग तो बच्चों के साथ खेलते। भैया मोबाइल आ चुका है ना, अब आप थोड़ी कुछ कर सकते हो। मैं जब गेल में जॉब करने गया ना 92 में, तो वो कैंपस था विजयपुर का, और उसमें डीजी सेट से कनेक्शन नहीं किया था, लाइट जाती रहती थी। तो हमारे फोतेदार साहब हुआ करते थे जीएम उस समय, तो वो अपने फंडे देते रहते थे। तुम लोग समझते नहीं हो, मैंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की है। मैंने उनसे पूछा आपने अपने बच्चे को किस में पढ़ाया? भाई अब हम स्ट्रीट लाइट में थोड़ी कर पढ़ रहेंगे ना, समझ रहे हैं? तो बच्चे तक ये नहीं पहुंचता है। तो हम ये कहें कि नहीं बेटा हमारा समय निकल गया। हम यदि मोबाइल देख रहे हैं, तो घर में यदि बच्चों को मन लगना है पढ़ाने का, तो हम जाके पढ़ते हैं क्या किताबें, है ना? तो वातावरण को बदलना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि वातावरण, बच्चे जो 12 साल का बच्चा है उसके लिए एक बड़ा वातावरण है, पीयर ग्रुप है। इसलिए भैया हमें अभिभावक का रोल निभाना होगा। इसलिए मानव लक्ष्य को कह रहे हैं, कहाँ गया तेरा समाधान, समृद्धि, समाज में परिवर्तन के लिए काम करना पड़ेगा अपने को। यदि अपने ही बच्चों को मैं चाहता हूँ कि ये सफल हों सही अर्थों में, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो केवल हो सकता है हम आप डिसाइड भी कर लो, आप और आपकी पत्नी, कि हम लोग नहीं देखेंगे टीवी मोबाइल, हम तो पढ़ाई करेंगे। इसके बावजूद बच्चा पढ़ेगा, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है वो टीवी अभी मोबाइल देखे, तो ये समझ में आएगा कि उसके कौन से बच्चे हैं भाई, उसके जो दोस्त हैं, क्योंकि यही तो पीयर प्रेशर है ना उस पर। तो इसलिए भैया जैसे ये सब समझ में आएगा, अपने को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू होगा कि बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं है। शुरुआत अपन कर रहे हैं अभी परिवार से, बट जैसे जैसे पता चलेगा भैया इस लक्ष्य के बिना काम नहीं है पूरा। हाँ हाँ जी, हाँ फिर परिवार, कई परिवार मिलके समाज, उसी प्रक्रिया में अपन काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसके बारे में मैं अपने घर की कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। बताइए। कि मेरी बच्ची 10 साल की है, हाँ। और उसके कलीग जितने भी है उसी उम्र के, जो साथ में वैन में स्कूल में जाते हैं, सभी को मोबाइल की बहुत सारी गेम्स और वो सब मालूम रहती है। तो कई बार घर पे आके मुझे बोलती है कि मने एक गेम तमें शिखवाड़ता नहीं। तो फिर मैं उसको यही बोलता हूँ कि 9:30 पे घर में आने के बाद मैं कितना मोबाइल यूज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जब मुझे करना होता है तो अभी मैं उसको एक एनरोल करता हूँ कि देखो आज वो हम पेरेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आज उसका एक आधा घंटे का एक ग्रुप कॉल है तो मैं लेने वाला हूँ, और ये थोड़ा बहुत 2-4 मैसेज का मुझे रिप्लाई करना है तो मैं करने वाला हूँ। तो बच्चा खुद जो देखता है ना, जैसे हम रात को हमेशा बुक्स पढ़ते हैं, तो मैंने शायद, वो मेरी बड़ी लड़की 6 साल की थी तब से शुरू किया था। तो अभी ऐसा है कि मैं उसको स्टोरी बताऊँ ना बताऊँ, वो बुक पढ़ के ही सोती है। बिल्कुल ठीक है। छोटी बच्ची 4 साल की है, कहीं पे जाते हैं 2-4 गेस्ट जमा हो गए, कोई बच्चा मोबाइल देखता है ना, पापू पापू पेलो मोबाइल रमे छे, उसको बंद कराओ वरना उसकी आंखें खराब हो जाएगी। तो जैसे बच्चे भी एक अनुकरण और अनुसरण जो है, और जैसे जैसे आप मोबाइल क्यों यूज करते हो वो भी शायद उनको बताते जाओगे ना, तो वो अननेसेसरी यूज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे हम लोग, मैं और मेरी बीवी करते हैं कि सोसाइटी में संडे होता है, तो महीने में एक संडे ऐसा होता है कि मैं मेरी बच्ची को बोलता हूँ जो अपने सब फ्रेंड्स को लेकर आओ, तो कॉमन प्लॉट में जाकर कुछ ऐसी गेम्स खिलाते हैं। तो जब भी सोसाइटी में एंटर करते तो सभी बच्चे गिर जाते हैं, अंकल आज तो गेम खिला ही दो। तो ये पूरा एक ऐसे जैसे अभी तो हम 2 हैं, लेकिन शायद ऐसे कुछ और माता पिता मिल जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ वातावरण जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो एक समय तक माता पिता का प्रभाव प्रभावी रहता है, फिर अपने को और बड़ों को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हाँ आरती में, जैसे ये भी मैं अपने घर की बात बताती हूँ। हमारे घर में 15 साल से टीवी नहीं है। तो जब कुहू 7th स्टैंडर्ड में थी, 7th 8th में,
तो उसका सेम प्रॉब्लम था। वो स्कूल में जाती थी तो सारी लड़कियां जो थी वो मम्मी के साथ सीरियल्स देखती थी, तो वो सब वो सीरियल्स के कैरेक्टर्स के वगैरह बारे में बात करती थी, वो फैशन के बारे में बात करती थी, और इसको एकदम आउट ऑफ बॉक्स फील होता था। ये बोलती थी मैं इनसे बात भी क्या करूँ, ये या तो सिर्फ गॉसिप करती है या फिर वो सीरियल्स की बातें करती है। तो उसको तभी से पता चल गया था कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, या तो या तो इनमें या तो मुझ में है। सही वो बात तब है। से बोलती थी नहीं मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना है जहाँ पे ये सारी बातें होती है। अभी ऐसा नहीं है, जैसे हमारे बच्चों ने तब टीवी नहीं देखा, हम बुक्स पढ़ते थे, दोनों ने बुक्स पढ़ना शुरू किया। जब हमने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया तब उन्होंने भी शुरू किया। ऐसा नहीं है कि हमने कभी टीवी देखा नहीं है। ठीक बात। तो नेटफ्लिक्स अब जैसे उनको पता चल गया, एक वो अब हम बोर हो गए, जैसे हम बोलते यार क्या वही अभी तो सर्चिंग में इतना टाइम जाता है नेटफ्लिक्स में, देखने लायक तो कुछ कंटेंट बचा नहीं है। वो बात धीरे से परकुलेट हो ही जाती है। अब वो भी बोलते हैं हाँ सर्चिंग में बहुत टाइम चला जाता है। तो ये जैसे मोबाइल का भी सब बोल रहे हैं, उनको जब दिखेगा कि मम्मी के ही हाथ में मोबाइल नहीं है, बिल्कुल। और अभी तो ऐसा है कि हम तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि 24 घंटे हमारे ही हाथ में मोबाइल रहता है, तो बोले भी किस मुंह से ऐसे हो जाता है। ऐसे तो जो भैया ने भी बोला या जो दर्शन में है कि सही का रेफरेंस नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, तुम उनको बताओगे कैसे। बिल्कुल। आप मुझे याद आ गया, मैं जब IIT में गया दिल्ली में, तो वहाँ पे सब लोग वो टिन और इन सब की बात करते थे उस समय, और हमने लंबू पतलू पढ़ी, अपन हिंदी वाले भाई, है ना। लगता था एकदम आउटडेटेड हो गया यार, ये क्या बात कर रहे हैं। उनका वही सब बात चलती रहती थी, वो उनके करेक्टर्स हैं जो कार्टून के, तो ये पीयर प्रेशर तो आता ही है। वही भैया लाइटर नोट पे वो फोतेदार साहब जब बोलते हैं कि हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़े, ऐसा तो ये तो जुमला बन गया है, हजारों साल से सुन रहे हैं बिल्कुल कि हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़े, साइकिल में जाते थे, तो वो दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? दिन में तो पढ़ते ही थे। दिन में क्या करते थे? नहीं, दिन में तो पढ़ते ही थे। वो बता रहे रात में भी पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे मतलब। तो प्रीतम भाई, बहुत आपका बहुत ही मतलब ये सब बहुत कंसर्न है पेरेंट्स इसमें यार। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने ही बच्चों को संस्कारित करने के लिए ये हमारी अब जिम्मेदारी बन रही है धीरे धीरे कि यार सही गलत क्या है, और केवल हम ही पेरेंट्स नहीं बल्कि और पेरेंट्स मिलके कैसे ऐसा वातावरण बनाए, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, और ये चैलेंज है। प्रॉब्लम ये थी उस, हाँ क्या बात है, माइक दो माइक। नहीं, मैं जब से तीन चार शिविर किए ना, तो दुखी कभी यहाँ बैठूं, कभी वहाँ बैठूं, कभी वहाँ बैठूं, समझ नहीं आ रहा था। आज ये नितिन जी को देख के मेरे को सुख मिल गया। वो ऐसे है कि डिजाइन गलत है इसकी, नीचे सो ये गद्दा, उसके ऊपर फिर वो पीछे कुशन रखो, तो भी कमर में दर्द, न लेटा जावे न बैठा जावे, क्या करें। अब समझिए उसको ऊपर बैठना है ऐसे, अच्छा इनकी तरह। अब सुखी हूं मैं सबको देख रहा हूँ, सब दुखी है कि एक कुशन लगाए, दो कुशन लगाए, तो भी बैठ नहीं रहा पोस्चर। आधा लेटे, पूरा लेटे, क्या करें। ये चूंकि मोटे हैं, ये बैठे, तो इनकी तो मजबूरी थी, पर इससे मुझे आइडिया मिल गया। हम 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो ढंग से बैठे हैं। गुड, बढ़िया। तो क्या अगले पेज का ले लें फिर, यहाँ से तो हो गया लगभग। पेज 90 या 91 पे कुछ जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैं लिख ही लिए कि है ना, कर्तव्य की पूर्ति है ना, क्योंकि वह निश्चित और सीमित है। 91 पे जो था ना, कर्तव्य की पूर्ति है, भोग रूपी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। कर्तव्य की पूर्ति इसीलिए संभव है, वह निश्चित व सीमित है, और भोग रूपी आवश्यकताएं सुविधा संग्रह की पूर्ति इसलिए संभव नहीं है कि वह अनिश्चित व असीमित है, क्योंकि उससे वो बनता नहीं है। यही कारण है कि कर्तव्यवादी प्रगति शांति की ओर तथा भोगवादी प्रवृत्ति जो है वो अशांति की ओर उन्मुख है। हाँ, कर्तव्य को कह रहे हैं, देखो संबंधों की पहचान सहित यहाँ पे सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं। माने एक होता ना परंपरागत ढंग से निर्वाह कर देना, दूसरों में मूल्यों का निर्वाह और मूल्यांकन भी हो रहा है, जिससे तृप्ति का बोध होता है, ऐसा तर्क किया है। तो एक कार्य की तरह कार्य प्रधान है एक, और एक में मूल्य प्रधान है।
हाँ जी, संबंधों की पहचान सहित निर्वाह क्रिया जिससे निष्ठा का बोध होता है। कर्तव्य तो निभा मतलब बेसिकली और डिटेल में देखेंगे तो दायित्व जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्टिविटी भले ही कोई और कर दे, जैसे बच्चा मान लो बाहर पढ़ रहा है ना, तो आपका कर्तव्य है कि उसका स्वास्थ्य बना रहे। ये दायित्व तो कर्तव्य भी हो सकता है मैस वाला कोई खिला रहा है, कहीं और खिला रहा है, लेकिन दायित्व आपका बना रहता है, वो जिम्मेदारी का भाव बना रहता है उसमें। हाँ, तो मूल्यों का निर्वाह दूर रह के भी हो जाता है। संपर्क में जो कर्तव्य प्रधान है, संपर्क में कर्तव्य प्रधान है और संबंध में मूल्य प्रधान। दायित्व प्रधान कर्तव्य, वो कर्तव्य प्रधान दायित्व। बढ़िया। तो क्या करें अभी 92 से 93। यथार्थ को यहां पे जिस अर्थ में यूज किया वो सत्यता के रूप में, सच्चाई के रूप में यूज किया है, जो सही है। जैसा है, जो जैसा है वैसा, जैसा है वैसा अर्थ ले लें, यथा अर्थ, जो जैसा है वैसा। तो ये 93 से 10 पेज, वो 102 तक, « 106 तक ले लें पूरा, या 10 ही पेज लें, क्योंकि अच्छा 2 चैप्टर ले लें, क्यों? हाँ ठीक है, उसके बाद छोटा पड़ेगा, फिर 113 तक है। तो एक तरीका है कि 93 से 103 लें, फिर 103 से 113। अच्छा, तो पूरा 106 तक ले लें, ठीक है। तो 106 तक कर लेते हैं, 93 से 106, 8 और 9। बढ़िया। ग्रुप वही जो पहले ग्रुप में पठन, फिर इंडिविजुअल।